Hello everyone, today we are going to discuss the second part of reports and indices. In this report, we will learn about the first part, that is the Hunger Hotspot report. This report is given by Food and Agriculture Organization and World Food Program. According to this report, जो इथोपिया है, इथोपिया इज अ कंट्री ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका, वहाँ का एक पर्टिकुलर रीजन है, दैट्स अ टिग्रे रीजन. तो टिग्रे रीजन में वहाँ जो हंगर रिलेटेड सिचुएशन है दैट इज वेरी वर्स. सो इसके अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया है. एंड इफ वी कंसीडर यूपीएससी पैटर्न, तो रिपोर्ट्स के अंदर या वर्ल्ड लेवल पर जो डिफरेंट प्लेसेस हैं न्यूज़ में रहते हैं, उन प्लेसेस को यूपीएससी पूछ लेती है. तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए दैट टिग्रे रीजन न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट ने इसको मेंशन किया है. एंड ये हमारे पास जो रीजन है दैट इज ऑफ इथोपिया. और इसी रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर मेडागास्कर और इथोपिया को लेकर हाईएस्ट अलर्ट भी इशू किया गया है. Next report is about the state of the food security and nutrition in the world 2021 report. In this report, again the Food and Agriculture Organization has released this report. और इस रिपोर्ट के अंदर jointly जो और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इस रिपोर्ट को सोलेली यानी कि अकेले FAO ने इशू किया है, या along with that IFAD, FAO, WFP, इन सभी ने इसको, या यूनिसेफ, WHO का पार्टिसिपेशन भी है. So you need to remember, whenever there is a situation of the food security, maximum of the time जो FAO है, that's a Food and Agriculture Organization, ये आपको वहाँ पर जरूर वहाँ मिलेगी. ठीक है. सो इसने इस रिपोर्ट को इशू किया है, ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021. जो फूड सिक्योरिटी को लेकर इंडिया की पोजीशन है दैट इज 71st पोजीशन. एंड दिस रिपोर्ट इज गिवन बाय दी प्राइवेट फर्म, दैट्स अ लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट. और साथ ही जो है कोटेवा एग्री साइंसेस ने इसको स्पॉन्सर किया है इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए. सो हमारे पास एग्जामिनेशन में अगर फूड सिक्योरिटी, जैसे डिफरेंट नेशंस में वहाँ पर जो लोग हैं उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए क्या एफर्ट्स किए गए हैं, कितनी ज़्यादा वहाँ पर अरेंजमेंट्स हैं. जैसे इंडिया में इस टाइम पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 यहाँ पर अभी लागू है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो इंडियन पॉपुलेशन का 66% उसके अंदर कवर किया जाएगा, यानी कि उनको राइट टू हैव फूड दिया गया है, जो 66% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को, जिसमें 75% है रूरल पॉपुलेशन है एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन है. आफ्टर दैट the global report on the food crisis, it is released by the global network against the food crisis. So ये food crisis के ऊपर जो रिपोर्ट है, क्योंकि इसके अंदर ही यहाँ पर ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट दी फूड क्राइसिस, ये अपने आप में क्या है, दिस इज फाउंडेड बाय द यूरोपियन यूनियन FAO एंड अलॉन्ग विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन 2016 वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट. उसके अंदर इसको यह बनाया गया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट द फूड क्राइसिस. तो ये तो बहुत सिंपल रहेगा, आप इसके अंदर पहचान सकते हो कि इसमें कौन सी चीज या किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रेजेंट किया है. इसके साथ में यहाँ पे दो टर्म्स आई हैं, दैट इज इट प्रोवाइड्स एस्टिमेट्स फॉर द पॉपुलेशन इन द कंट्रीज or the territories based on the integrated food security phases classification, that is the IPC, and the cadre harmonies, that's you can say CH or the comparable sources. तो आपको सिंपली यहाँ पे याद रखना है कि ये दो टर्म्स कहाँ पर आई हैं, that's the IPC and the cadre harmonies. So these are the two terms. ये दो टर्म्स क्या हैं? एक इसी रिपोर्ट के साथ आपको याद रखना होगा that there is a 3x3 approach given by this report. और इसमें आप सिंपली आपको याद रख लेना चाहिए. एंड देन आफ्टर द इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स, इट्स अ इनोवेटिव मल्टी पार्टनर इनिशिएटिव. ये मतलब इसके अंदर काफी सारे लोग हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं, एंड दे ऑल आर ट्राइंग फॉर इंप्रूविंग द फूड सिक्योरिटी एंड द न्यूट्रिशन एनालिसिस. कि हमें जो फूड सिक्योरिटी है, लोगों तक हम फूड कैसे इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि फूड अकेला इंश्योर करना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ आपको न्यूट्रिएंट वैल्यूज भी मेंटेन करनी है. तो हम किन इनिशिएटिव्स के थ्रू उसको प्रेजेंट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग कैसी होनी चाहिए किसी नेशन की. सो उसके लिए हमारे पास है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन. एंड द सेकेंड वन इज cadre harmonies. It is a unifying tool that helps to produce the analysis of current and the projected food and nutrition situation. So वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पर डिफरेंट कंट्रीज में जो फूड न्यूट्रिशन की सिचुएशन है वो कैसी है और अभी करंट एनालिसिस क्या कहते हैं. सो दैट इज आल्सो प्रेजेंटेड बाय द cadre harmonies.
Next report is about the World Food Price Index. The World Food Price increased for the 11th consecutive month in April. तो ये अगेन जो वर्ल्ड फूड प्राइस की अगर बात करते हैं तो ये FAO देता है हमें, और यहाँ पर ये 5 कमोडिटीज को ध्यान में रखता है. What are the 5 commodities? Cereals, जो जैसे दालें वगैरह हो जाएंगी इसके अंदर, ऑयल सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट, मीट एंड शुगर. सो इनको हर कंट्री के लिए ये ऑन एन एवरेज चेक कर लेता है और अकॉर्डिंगली इनके बेसिस पर ही ये अपनी रिपोर्ट बनाता है, दैट इज द वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स. द नेक्स्ट वन इज सी वर्ल्ड फूड सिचुएशन रिपोर्ट. वहां देखिए वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स है, यहाँ पे वर्ल्ड फूड सिचुएशन रिपोर्ट है ये. अगेन दिस इज प्रेजेंटेड बाय द ग्लोबल सीरियल ट्रेड अलोंग विद द FAO. तो FAO और ग्लोबल सीरियल ट्रेड इसको बनाते हैं, और इसके अंदर सिर्फ दो जो यहाँ पर कमोडिटीज हैं, दैट्स व्हीट एंड राइस, इसको ही यहाँ पे काउंट किया जाता है. सो आपके लिए कंपैरिजन में आ सकती है दैट वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स इज गिवन बाय द FAO एंड whereas the world food situation report FAO along with the global cereal trade. तो इसमें एक तो 5 कमोडिटीज का डिफरेंस है, और यहाँ पर जो 2 कमोडिटीज यानी कि व्हीट एंड राइस को ही यहाँ पे मेनली देखा गया है. नेक्स्ट रिपोर्ट इज ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट. ये न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है हमने पहली बार न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट के अंदर ये पहली बार आइडिया जनरेट हुआ था, जो 2013 की बात है, एंड वाज फर्स्ट पब्लिश इन 2014. यानी कि ग्लोबली जो न्यूट्रिशन के आज हमारे पास लेवल्स हैं वो कितने हैं, क्या वो सेटिस्फैक्टरी हैं या नहीं है. सो इस रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर कहा गया है कि जो अभी प्रेजेंटली रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि अगर हम जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम चलते रहे तो हमारे लिए जो टारगेट्स हैं, जो न्यूट्रिशन को लेकर टारगेट्स हैं, ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स विल नॉट बी अचीव्ड बाय 2025 अगर हम इसी तरह से इसी पेस से कंटिन्यू करते हैं तो. सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स हैं वो क्या हैं. यानी कि ये रिपोर्ट तो कहती है कि 2025 तक हम अचीव नहीं कर पाएंगे जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, या न्यूट्रिशन रिलेटेड जो गोल्स हैं हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे. जो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स हैं वो कौन से हैं? These are presented or given by the World Health Assembly, which is the highest decision-making body of the WHO, World Health Organization. So उसने 2012 के अंदर यानी कि 2012 के अंदर उसने बताया था कि हमें 2025 तक पूरे वर्ल्ड में जो है 6 न्यूट्रिशन टारगेट्स को अचीव करना है. वो न्यूट्रिशन टारगेट क्या है? द फर्स्ट वन इज रिड्यूसिंग द स्टंटिंग. स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग का मतलब होता है कि आपकी जो एज है, लेट्स से आपकी 10 ईयर एज है और आपकी हाइट जो है अभी भी 2 फीट और 2.5 फीट है अगेन, सो दैट इज स्टंटिंग. वो हमने कम करनी है. रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया. हमने जो विमेन है उनके अंदर एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता या एनीमिया को हमने कम करना है. और इंश्योरिंग द 30% रिडक्शन इन द लो बर्थ वेट डिलीवरीज. जो लो बर्थ वेट डिलीवरीज होती हैं यानी कि जन्म के टाइम पर जो बच्चे का वेट होना चाहिए अगर उतना नहीं है, देन वो भी ऐसी डिलीवरीज को हमने इनके चांसेस को कम करना है, क्योंकि बर्थ के टाइम पर अगर वेट कम होता है तो नेचुरली आपके सर्वाइवल जो एक चांसेस होते हैं किसी भी बेबी के सस्टेन करने के वो लेस हो जाते हैं. नेक्स्ट इज इंश्योरिंग द नो इंक्रीज इन द चाइल्डहुड ओवरवेट. जैसा आप जानते हैं कि आजकल जो फूड रिलेटेड हैबिट्स हैं और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज हैं उसमें जंक फूड्स का आजकल रोल या उसका एक रोल है वो काफी ज्यादा एनहांस हो गया हमारी फूड हैबिट्स के अंदर. सो दैट इज व्हाई आज हमारे पास जो ओबेसिटी और या ओवर न्यूट्रिशन हम इसको बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ द माल न्यूट्रिशन. सो इट इज एंश्योरिंग द नो इंक्रीज इन चाइल्डहुड ओवरवेट. तो आजकल हम बच्चों को जैसे वो अपने चाइल्डहुड एज में है तो उसमें उनका ओवरवेट होने से रोकना है, ये भी एक टारगेट है. Increasing the rate of the exclusive breastfeeding in the first 6 months up to the at least 50%. जैसा आजकल आप जानते हैं कि अर्बन एरियाज इवन इन द रूरल एरियाज जो ब्रेस्ट फीडिंग है यानी कि बच्चे के जन्म के बाद जो मदर का मिल्क है वो उसको प्रोवाइड किया जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो इम्यूनिटी एनहांसर होता है. सो इम्यूनिटी एनहांसर्स ऐसे जो चीजों को प्रमोट किया जा रहा है आज के टाइम में. और इसी के साथ साथ जो लास्ट वन है रिड्यूस एंड मेंटेन द चाइल्डहुड फास्टिंग टू लेस देन 5%. सो चाइल्डहुड फास्टिंग का मतलब क्या है कि जब आपकी बॉडी वेट और आपकी जो अकॉर्डिंगली जो हाइट है अगर उसमें मिसमैच है, दैट इज द चाइल्ड फास्टिंग. सो हमने यहाँ पे देखा कि जो 6 टारगेट्स हैं दैट इज स्टंटिंग, चाइल्ड फास्टिंग, देन आफ्टर दी लेडीज में हमने एनीमिया और उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मोटिवेट करना है. और बच्चों के अंदर 4 टारगेट्स हैं. अगर हम लो बर्थ वेट, चाइल्डहुड ओवरवेट, स्टंटिंग एंड फास्टिंग इनको हमने रिड्यूस करना है. बट यस इसके अंदर हमें ये जो टारगेट्स हैं कि 50% 40% रिड्यूस करना है,
मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी के अंदर इतनी डिटेलिंग वहां पर रहेगी, बट यस यू शुड नो अबाउट द ग्लोबल nutrition targets, and these are to be achieved by the 2025, and these were decided in the 2012 when the World Health Assembly was going on there, which is the highest decision making body of the World Health Organization. The next one is the Global Trans Fat Elimination 2021 report. इसका जो टाइटल है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास, एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, दैट इज ए काउंटडाउन टू 2023, क्योंकि काउंटडाउन टू 2023 इससे अगर वहां पे पूछ लेगा दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज हैविंग सच थिंग, देन आपको वहां पे कंफ्यूजन हो सकती है कि शायद ये क्लाइमेट रिलेटेड हो सकता है ये, या किसी और टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, बट ये हमारे पास ट्रांस फैट एलिमिनेशन रिपोर्ट के अंदर वहां पे थीम आया है कि हमने जो है 2020 दैट्स अ काउंटडाउन टू 2023. सो बस इसमें सिंपली इतना याद रखेंगे आप, व्हाट आर द ट्रांस फैट्स. जो ट्रांस फैट्स होती हैं, जब भी हम फैटी कंटेंट लेते हैं, फैटी कंटेंट हमारी डाइट का पार्ट होना चाहिए, बट वी शुड टेक द हाई डेंसिटी लिपिड्स. जो हमारे पास अच्छी फैट होती है हमें उसको अपटेक करना चाहिए. उसका रीजन क्या रहता है, क्योंकि वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जाके डिपॉजिट नहीं होती हैं, और जब वो डिपॉजिट नहीं होंगी ब्लड वेसल्स में, तो इससे हमारा जो बीपी रिलेटेड है, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई होने की जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं. हार्ट स्ट्रोक, यानी कि हार्ट पे सप्लाई बिल्कुल आराम से सभी टिश्यूज तक आराम से पहुंचेगी, और हार्ट स्ट्रोक के आपके चांसेस कम हो जाते हैं. सो दैट इज व्हाई वी शुड कंसीडर द हाई डेंसिटी लिपिड्स इन आवर डाइट रादर देन टेकिंग द ट्रांस फैट्स. सो जो ट्रांस फैट्स होती हैं ये बहुत जल्दी डिपॉजिट्स हो जाती हैं, और हमारे जितने आज जंक फूड्स हैं, जंक फूड्स के थ्रू हमारी बॉडी में काफी ज्यादा जाती हैं, और हमें इसे अपनी जो फूड हैबिट्स में ऐसा चेंज करना चाहिए सो दैट हम इनको कम टेकअप करें. ठीक है. नेक्स्ट इज द ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे. तो आप सिंपली याद रखें, जो टोबैको सर्वे है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कंडक्ट किया है अभी. इसके अंदर यहाँ पे टर्म आई है, एक्चुअली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अ सेकंड हैंड स्मोक. द सेकंड हैंड स्मोक व्हिच इज आल्सो नोन एज द एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक, ईडीएस जिसको बोलते हैं. देखिए, स्मोकिंग दो तरह की होती है. एक तो वो स्मोकिंग जो कि स्मोकर कर रहा होता है, दैट इज नोन एज द एक्टिव स्मोकिंग. जो तो स्मोकिंग कर रहा है वो तो नेचुरली निकोटिन और अदर जो कंटेंट है उसको इनहेल करता है और वहां पे उसके लंग्स में जाते हैं. लेकिन जो वो एक्सहेल करता है, और जो जैसे फॉर एग्जांपल सिगार और सिगरेट और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट जिससे स्मोकिंग की जा रही है, जहां पर उसकी बर्निंग हो रही है, जहां पे स्मोक वहां पे रिलीज हो रहा है, और साथ ही जो एक्टिव स्मोकर है जो धुआं रिलीज करता है, वो स्मोक रिलीज करता है, तो ये दोनों यानी कि जो एंड पे निकलने वाला धुआं जो कि बर्न हो रहा है वहां पर, और साथ ही जो एक्सहेल किया हुआ जो स्मोक है, जब दोनों मिक्स होते हैं उसके अंदर 7000 केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 100 केमिकल्स आर वेरी डेंजरस और टॉक्सिक इन नेचर. उन 100 केमिकल्स में से एटलीस्ट 70 केमिकल्स आर सच व्हिच कैन कॉज कैंसर इन अ ह्यूमन बॉडी. सो दैट इज व्हाई जो पैसिव स्मोकर है, जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो सिर्फ आराम से वहां पे खड़ा है, और लेकिन उसके पास वाले लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है. सो इसीलिए जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं, यानी कि हमें उन लोगों से, यानी कि उन लोगों वो लोग जो स्मोकिंग करने वाले एरियाज में हैं और वो स्मोक खुद नहीं करते हैं, दोज आर नोन एज पैसिव स्मोकर्स, और उन्हीं के लिए टर्म आई दैट्स एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक. तो इसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ सर्वे जो इसके बताया गया है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि टोबैको से रिलेटेड यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन आई है. ठीक है. Next report is important as a World Drug Report 2021. This is released by the United Nations Office on Drug and Crime. That's the UNODC World Drug Report है ये. इसके अंदर यहाँ पे जैसे वर्ड आया है कि अभी लॉकडाउन के टाइम पर इंटरनेट के थ्रू काफी ज्यादा ट्रेडिंग होने लगी थी. किसकी? ओपियोइड्स की. ओपियोइड्स हैं. ओपियोइड्स क्या होते हैं? अगर तो लीगली ये अरेंज होते हैं, सो ये हमारे लिए जैसे पेन किलर का काम करते हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं ओपियोइड्स को. ओपियोइड्स होते हैं जैसे आपके पास यहाँ पे मेंशन किया गया मॉर्फिन, कोडीन. जब भी बहुत ज्यादा इंटेंस पेन होती है, लेट्स से वॉर लाइक सिचुएशन में बहुत तरह के वुंड्स हो जाते हैं, वहां पर जो सिचुएशन हो जाती है बहुत ज्यादा पेनफुल रहती है, तो ऐसे टाइम पे या एक्सट्रीम लेवल की पेन को रिलीव करने के लिए तब कोडीन या मॉर्फिन इस तरह से दी जाती है. ठीक है. बट अगर हम बात करते हैं जो ड्रग्स, जो ड्रग पैडलर्स होते हैं या इलीगली जो इनको ट्रेड करते हैं, वो इससे हीरोइन डेवलप करते हैं. जो मॉर्फिन है वो पोपी प्लांट से रिलीव, यानी कि उसका एक्सट्रैक्ट लिया जाता है और उससे उसको
प्रोसेसिंग करके बनाया जाता है। और इसी रिपोर्ट में यहाँ कहा गया है दैट अफगानिस्तान ही आज भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अगर वर्ल्ड में जो ओपियम प्रोड्यूसर्स की लिस्ट बनाई जाए तो अफगानिस्तान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यहाँ पे। नेक्स्ट इज दी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। It is released by the Harm Reduction Consortium. It is composed of the 75 indicators. This is also important. And 75 indicators इसके अंदर यूज किए जाते हैं. And 5 broad dimensions. We need not to remember these 5 broad dimensions. But yes, इसके अंदर जो है नॉर्वे फर्स्ट है और इंडिया का रैंक जो है 18 है आउट ऑफ 30 कंट्रीज. सो सिंपली आप इसके अंदर देखेंगे कि जो वर्ल्ड में ड्रग पॉलिसी है, यानी कि क्रिमिनल जस्टिस, एक्सट्रीम रिस्पॉन्स, हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन, ड्रग्स और उससे रिलेटेड जो नेशंस ने पॉलिसी बना रखी है उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट है, इट इज प्रेजेंटेड और रिलीज बाय द हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, और इसमें इंडिया का रैंक 18 है आउट ऑफ 30. नेक्स्ट इज द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. इसका जो ये वाला टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो. जो ग्लोबल एमपीएच रिपोर्ट आती है दैट्स द अनमास्किंग द डिस्पैरिटी बाय द एथनिसिटी, कास्ट एंड जेंडर. ये क्वेश्चन हो सकता है आपके पास क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल की रिपोर्ट है और इसे OPHI दैट इज द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशन दोनों ने इसको रिलीज किया है, तो ये ऐसी रिपोर्ट्स के चांसेस ज्यादा होते हैं. So you should remember the theme of the Global Multidimensional Poverty Index 2021. इसके अंदर दूसरी बात आपको याद रखनी चाहिए, इसकी जो रेंज होती है MPI की वो 0 to 1 होती है, जिसमें जितनी ज्यादा हायर वैल्यू होगी यानी कि 0.8, 0.9, उसका मतलब होगा कि वहां उस कंट्री में ज्यादा पॉवर्टी है. नेक्स्ट इज जो OPHI है वो एक्चुअली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही एक डिपार्टमेंट है, वो रिलीज करते हैं ये. इस रिपोर्ट के बेसिस पे जो हमारी नीति आयोग है, जो इंडिया का थिंक टैंक है, उसने भी एक रिपोर्ट रिलीज की है दैट इज दी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. तो उसने बनाई है अपने नेशन के लिए, और उसमें जो हमारी MPI है यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसके अंदर नीति आयोग ने ट्राई किया है कि हम जो SDG के अंदर टारगेट है 1.2 उसको हम टैकल कर सके. जो टारगेट 1.2 वो क्या कहता है कि जितनी भी तरह की इंडिया में जो मेन, वुमेन, चिल्ड्रन के बीच में जो पॉवर्टी है, जो भी पॉवर्टी में रह रहे हैं उनको हमने वहां से निकालना है, उनको हमने एटलीस्ट उनको यहाँ से एलिवेट करना है, उनकी पोजीशन को ठीक करना है. तो इस टारगेट को ध्यान में रख के हमने ये एक मल्टी पॉवर्टी या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को डेवलप किया है. जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर जो 12 की कंपोनेंट्स को यूज किया गया है यहाँ पर, covering the 3 dimensions of the health and nutrition, education and standard of living. So इसके अंदर यहाँ पे 3 components को या 3 dimensions को देखा जाता है. The first one is the health and nutrition, second one is education, and third is the standard of living. This is very important. And according to this report, the Bihar and Kerala, जो केरला है वो highest ranker है और बिहार इसमें जो है lowest rank पर है. Next is the World Inequality Report. It was released by the Paris-based World Inequality Lab. So they can ask you a question that World Inequality Report is presented recently. It was in news. It is issued or that is released by the IMF, WTO or etc. So then you should know that it's a World Inequality Lab. और इसके अंदर जो है ना, India stand out as the most unequal country in the world with the top 10% holds the 57% of total national income. यानी कि यहाँ पे इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है कि यहाँ पे जो टॉप के 10% लोग हैं उनके पास इंडिया की 57% वेल्थ है. So such kind of society is there in which such inequality is prevailing. So this is very alarming for us कि इतनी ज्यादा हमारे पास. इसी तरह की रिपोर्ट्स आती है इनइक्वालिटी को लेके ऑक्सफैम की भी. ऑक्सफैम इंटरनेशनल या ऑक्सफैम एक NGO है, वो भी इसी तरह की रिपोर्ट्स प्रेजेंट करती है. So in this session, these were the reports, and you should make your own notes. आप please इनके जो है one-liner notes आप बना सकते हैं, and those words which are written in the red color उनको आपको please उसको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? So we will meet soon. Thank you so much.